लूसी कबूतरी नदी पर अपने झुमके उतार कर रखती है और नदी के पानी में जाकर नहाने लगती है। पीछे से गोरी कौवी चुपके से आती है और लूसी कबूतरी के झुमके उठाकर भाग जाती है। लूसी भी उसे देख लेती है। रुको रुको कौवी कहीं की, मेरे झुमके कहाँ लेकर जा रही हो? लूसी भी गोरी कौवी के पीछे पीछे उड़ती है। लूसी गोरी के पीछे ही उसके घर चली जाती है। गोरी ने तो पहले ही घर जाकर झुमके अपने संदूक में रख लिए थे। मेरे झुमके कहाँ हैं? कौन से तुम्हारे झुमके? चल भाग यहाँ से, मुझे क्या पता तुम्हारे झुमके कहाँ हैं। अभी दिन है, रात नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा, तुम मेरे झुमके उठाकर भाग रही थी। आहिस्ता बोलो, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। तेरी माँ भी ऐसे ही चोरियां करती थी और तुम भी चोर हो। तुम्हारा पति भी चोर, सारा परिवार ही चोरों का है। गोरी तो पहले ही बहुत गुस्से वाली थी। लूसी की इन बातों से गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ा एक गुलदान उठाकर लूसी के सर पर दे मारती है, जो सीधा लूसी के सर पर लगता है और लूसी वहीं गिर जाती है। सर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर गोरी कौवी घबरा जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? ये तो मर गई है। मैं इसे मारना तो नहीं चाहती थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, ये क्या? लूसी यहाँ कैसे? और इसके सर पर गुलदान किसने मारा है? गोरी कौवी अपने पति को सारी बात बताती है। मेरे कालू जी, मुझे बचा लो। अगर कबूतर को पता चल गया कि मैंने लूसी को मार दिया है तो वो मुझे जेल भेज देगा। मैं जेल में नहीं जाना चाहती। प्लीज कालू, मुझे बचा लो। ये सब तो अब होगा ही। कबूतर को पता भी चलेगा और तुम जेल भी जाओगी। मुझसे गलती हो गई। कालू, तुम मेरे पति हो। सारे बुरे काम हमने सारी जिंदगी मिलकर ही किए हैं। अब मेरा साथ न छोड़ो, प्लीज कुछ करो। कालू दरवाजे की कुंडी लगाते हुए गोरी से कहता है, अभी शाम है, रात को हम लूसी की लाश को नदी में बहा देंगे और रात तक जो भी आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया, लूसी नदी पर गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शाम से पहले मैंने देखा था कि लूसी गोरी कौवी के पीछे पीछे भागी जा रही थी। चलो हम गोरी कौवी के घर जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं। वो गोरी के घर पर जाकर दस्तक देते हैं। कौन होगा कालू जी? कहीं पुलिस तो नहीं है? चुप रहो, मैं पूछता हूँ। कौन कौन है? मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोया हुआ हूँ। कौवे, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कबूतर कबूतर आ गया कालू जी। इसे जरूर पता चल गया होगा कि मैंने लूसी को मार दिया है। तुम जल्दी से लूसी को संदूक के पीछे छुपा दो। फिर गोरी खींचकर लूसी को संदूक के पीछे छुपा देती है और कालू डरते हुए दरवाजा खोल देता है। क्या बात है? कबूतर और चिड़िया सब ठीक तो है? गोरी, लूसी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। झूठ न बोलो, मैंने खुद लूसी को तुम्हारे पीछे भागते हुए देखा था। कबूतर की नजर फर्श पर गिरे हुए खून पर जाती है। खून खून? चिड़िया, ये देखो, यहाँ खून है।
मेरे पंख पर चाकू लग गया था जब मैं सब्जी बना रही थी। मगर चिड़िया जल्दी से संदूक को दूसरी तरफ करती है तो पीछे लूसी खून में लथपथ पड़ी थी। जालिमो, तुमने लूसी को मार दिया। लूसी, लूसी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काले कौवो, अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कबूतर भैया, जो होना था वो तो हो गया। मैंने तो लूसी को डराने के लिए गुलदान फेंका था। मुझे क्या पता था कि लूसी मर जाएगी। प्लीज कबूतर भैया, मुझे जेल ना भेजो। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। तुमने किसी की जान ले ली और खुद जेल जाने से डरती हो। कबूतर भैया, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं आपको लूसी से भी सुंदर पत्नी ला कर दूंगी। प्लीज मुझे जेल ना भेजो। गौरी, मेरी बात सुनो। चिड़िया, प्लीज हमें थोड़ी बात करने का मौका दो। ये सब अचानक हुआ, इसमें गौरी का कोई दोष नहीं है। फिर कालू कौवा गौरी को साथ लेकर दूसरे कमरे में जाता है। गौरी, ये पैसा धन दौलत जो भी है घर में हम कबूतर को दे देते हैं। ऐसे लालच में आकर कबूतर तुम्हें जेल नहीं भेजेगा। लूसी के सर पर चोट आई थी, वो मरी नहीं थी, वो भी होश में आ जाती है। पति जी, गौरी ने मेरे सर पर गुलदान मारा था। लूसी, आप जिंदा हो? मैं तो समझा था कि आप मर गई हो। लूसी, चुप करके लेटी रहो और थोड़ी देर और नाटक करो। अब हम इन कौवों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। पति जी, सब दे दो, सब दे दो। मेरा घर भी बेचकर कबूतर को दे दो। बस किसी तरह मुझे जेल जाने से बचा लो। तो फिर चलो हम बात करते हैं कबूतर से। फिर गौरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, सब ले लो। इस संदूक में मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, ये ले लो। और ये मेरे सारे गहने भी आप ले लो। मैं कल ये घर बेचकर भी आपको पैसे दे दूंगी। मगर कबूतर, मुझे जेल ना भेजो, मैं जेल में मर जाऊंगी। तुम दोनों मेरी पत्नी की कीमत लगा रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं कबूतर भैया, अगर गौरी इतना ही जेल जाने से डर रही है तो पुलिस को ना बुलाओ। गौरी, आप ये सारे पैसे कबूतर भैया को दे दो और ये गहने भी। ये सुनकर गौरी और कालू बहुत खुशी के साथ सब कुछ कबूतर और चिड़िया को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना। मैं कल ये जंगल ही छोड़ जाऊंगी। आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। चिड़िया, मैं संदूक उठाता हूँ और आप लूसी को उठा लो। ऐसे कबूतर और चिड़िया लूसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, देखा, तुम्हारी गलती की वजह से हम हर चीज से हाथ धो बैठे। कालू, मैं जेल जाने से बच गई। पैसे का क्या है, पैसा तो फिर आ जाएगा। घर जाकर कबूतर लूसी के सर से खून साफ करता है। उन कौवों को अच्छी सजा मिल गई है। मेरे झुमके उठाकर भागी थी और अब अपने गहनों से भी गई, काली कौवी कहीं की। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दूसरे दिन लूसी कौवे और कौवी के घर जाती है। ये लो मिठाई। गौरी, मैंने नया घर खरीदा है तुम्हारे पैसों से। भूत, भूत, भाग कालू, लूसी का भूत आ गया। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं।
रानो चिड़िया ने अपनी बेटी लाडो को बहुत मेहनत से पाला था, क्योंकि लाडो का पापा जब वो बहुत छोटी थी तब ही मर गया था। उसके बाद अकेले ही अपनी बेटी को पाला। वो अमीर अमीर पक्षियों के घर काम करती और बदले में उसे जो पैसे मिलते तो वो उन पैसों से अपने घर को चलाती। लेकिन इतना काम करने के बाद वो अपने कमाए हुए पैसों से सिर्फ अपना घर ही चला सकी। अपनी बेटी लाडो को वो पढ़ा ना सकी। अब लाडो बड़ी हो चुकी थी। रानो चिड़िया की उम्र ज्यादा हो चुकी थी और अब उसके पंखों में इतनी जान नहीं थी कि वो और काम कर सके। ऐसे ही एक दिन लाडो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने जब से होश संभाला है मैंने केवल आपको काम करते ही देखा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं आपको पक्षियों के घर में काम करने नहीं दूंगी। अब मैं काम करूँगी और आप घर में आराम करेंगी। लाडो मेरी बच्ची, जैसे मैंने अब तक नौकरानी बन के पक्षियों के घरों में काम किया है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसे ही नौकरानी बनो। तालीम तो मैं तुम्हें दिलवा नहीं सकी जिससे तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती। माँ, ये जरूरी नहीं है मैं भी नौकरानी बनूं। मैं कुछ और करूँगी जिसके लिए ना तो तालीम की जरूरत होगी और ना ही ज्यादा पैसों की। बेटी, लेकिन तुम क्या करोगी? माँ, मैंने सोचा है हमारे पेड़ के पीछे जो खाली जमीन पड़ी है मैं वहाँ आम के पेड़ उगाऊंगी और जब उन पेड़ों पर आम लगेंगे तो मैं उन्हें मंडी बेच आया करूँगी। माँ, मुझे पूरा विश्वास है हमें इस काम से बहुत फायदा होगा। लेकिन बेटा, आम के बीज भी तो पैसों से आएंगे। माँ, इसकी चिंता आप ना करें। आप जो पैसे मुझे खर्च करने के लिए देती थी वो मैं जमा कर लेती थी। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आमों का बीज ला सकूं। मेरी बेटी कितनी बुद्धिमान है। बेटा, तुम्हारा जो मन करता है वो करो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। फिर लाडो चिड़िया आम का बीज लाकर अपने पेड़ के पीछे वाले बागीचे में बो देती है। लाडो चिड़िया अपने बीज को हर रोज पानी देती और उनकी बहुत ज्यादा रक्षा करती। और फिर कुछ दिनों बाद उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखें, हमारे बीजों से कितने अच्छे पौधे निकले हैं। लाडो की माँ भी आम के पौधे देखकर बहुत खुश होती है। लाडो के घर के पास ही कालू कौवा रहता था, जो लाडो के आम के पौधे देखकर बहुत जल रहा था। वो खुद तो बहुत निकम्मा था, कोई काम भी ना करता था, इसलिए किसी दूसरे की मेहनत उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा बस नहीं चलता कि इन दोनों माँ बेटी को इस जंगल से निकाल दूं। जब ये दोनों खुश दिखाई देती हैं तो मुझे जहर लगती हैं। अगर इस छोटी चिड़िया के आमों के पेड़ों पर आम लगने शुरू हो गए फिर तो चिड़िया बहुत अमीर हो जाएगी। लेकिन मुझे भी कालू कहते हैं। कालू, कर लो जितनी मेहनत करनी है, तुम्हारी खेती को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। और फिर ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और अब तो चिड़िया के आमों के पेड़ बड़े हो चुके थे और उन पर बहुत मीठे और रसीले आम लगे थे। लाडो चिड़िया और उसकी माँ मीनू चिड़िया अपने बाग का पहला फल देखकर बहुत खुश थीं, लेकिन कालू कौवा उनकी खुशी देखकर बहुत जल रहा था। मैं इस चिड़िया की खुशियाँ कैसे बर्बाद करूं? हाँ, मुझे याद आया, ये काम तो मेरा दोस्त शैतान उल्लू ही कर सकता है। मैं अपने दोस्त शैतान उल्लू के पास जाता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा अपने दोस्त शैतान उल्लू के पास जाता है। कौवा तो ऐसे उड़ा जा रहा था जैसे किसी जरूरी काम से जा रहा हो। वो तो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकता। तो आमों के फल बर्बाद करने हैं उस छोटी चिड़िया के। जैसा मैं शैतान वैसे तुम शैतान। तो फिर चलो, मैं तुम्हें साधु पक्षी के पास लेकर जाता हूँ। वो साधु पक्षी बहुत नेक है, वो बुरे काम नहीं करता। हमें वहाँ जाकर झूठ बोलना होगा। फिर वो दोनों साधु पक्षी की तरफ चले जाते हैं।
साधु पक्षी जी, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत अमीर चिड़िया है। आमों का बाग है उस चिड़िया का। वो सब गरीब पक्षियों पर बहुत जुल्म करती है। अभी कल ही मेरे मासूम बच्चे ने उस चिड़िया के बाग से एक आम खा लिया। जालिम ने पंख ही तोड़ दिया मेरे बच्चे का। ऐसे जालिम पक्षी जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, उनका उपाय मेरे पास है। तुम ये जादुई पानी ले जाओ और जाकर उस चिड़िया के आमों के बाग के चारों तरफ डाल दो। उस जालिम के सारे आम सड़ जाएंगे। इसी तरह उसका गरूर खत्म होगा। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर कालू कौवा वो जादुई पानी लेकर चला जाता है और जाकर चिड़िया के बागीचे के चारों तरफ वो पानी डाल देता है। अगली सुबह जब लाडो चिड़िया अपने बागीचे में जाती है तो अपने आमों को सड़ा हुआ देख बहुत परेशान हो जाती है। ये एक ही रात में मेरे आमों को क्या हो गया? अभी कल शाम को तो ये आम अच्छे भले थे। ये कैसी परीक्षण है मेरी? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? लाडो के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी आ जाती है। लाडो बेटा, ये क्या हुआ आमों को? माँ, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि हमारे आमों को एक ही रात में क्या हो गया। मुझे तो लगता है ये किसी ने शरारत की है हमारे साथ। बेटा सब्र करो, आपने इतनी मेहनत की है और भगवान कभी भी आपकी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। बेटा आप मेरी बात मानो तो थोड़े से आम तोड़कर मंडी में ले जाओ। हो सकता है कि हमारे आम मंडी में बिक जाएं। लेकिन माँ, ये खराब आम कौन लेगा? बेटा ये आम खराब नहीं है, इनकी बस शक्ल ऐसी हो गई है। अंदर से ये अब भी मीठे और रसीले ही हैं। अच्छा माँ, एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। फिर लाडो चिड़िया थोड़े आम तोड़ती है और उन्हें मंडी में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम आंखों देखा ऐसा खराब माल कैसे खरीद सकते हैं? जाओ जाकर इन आमों को कहीं फेंक दो। चील जी, ये आम ऊपर से ही ऐसे हैं, अंदर से ये बहुत मीठे और रसीले हैं। ग्राहक खरीदने से पहले इनकी शक्ल ही देखेंगे और इनकी शक्ल देखकर इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। तुम अपने सड़े हुए आम लेकर यहाँ से चले जाओ। लाडो चिड़िया एक दो और दुकानों पर जाकर अपने आम बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उससे आम नहीं खरीदता। लाडो चिड़िया निराश होकर वापस आ जाती है और जंगल में आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने आमों के बाग के बारे में, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं अपनी माँ को कैसे सुख दूंगी? मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी ही दुखों में गुजारी है। पक्षियों के घरों में काम किया, हर किसी की तरह तरह की बातें सुनी। लगता है अब मुझे भी अपना जीवन एक नौकरानी बनकर ही बिताना होगा। लाडो चिड़िया ऐसे दुखी होकर बैठी खुद से बातें कर रही थी कि उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े पक्षी पर पड़ती है। लाडो चिड़िया उस पक्षी के पास जाती है। ये वही साधु पक्षी था जिसके पास कौवा गया था। अरे ये तो बेहोश पड़े हैं, मैं पानी लाकर इनके मुंह में डालती हूँ। और फिर लाडो चिड़िया पानी लाकर साधु पक्षी के मुंह में डाल देती है। थोड़ी देर बाद उस साधु पक्षी को होश आ जाता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। पक्षी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो, क्या बात है? लाडो दुख की मारी हुई सारी बात साधु पक्षी को बता देती है। साधु पक्षी भी सारी बात समझ जाता है। उस दुष्ट कौवे ने मुझसे झूठ बोला। तुम तो बहुत अच्छी पक्षी हो। फिर साधु पक्षी सारी बात लाडो चिड़िया को बताता है कि कैसे वो शैतान कौवा झूठ बोलकर उससे जादुई पानी लेकर आया। बेटी, तुम परेशान ना हो, मेरे पास उस जादुई पानी का तोड़ है। ये लो, ये पानी तुम ले जाओ और इसे जाकर अपने बागीचे के चारों तरफ डाल दो। तुम्हारे आम ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर लाडो वो पानी लेकर चली जाती है।
और जाकर अपने बागीचे के चारों तरफ डाल देती है। कुछ ही देर बाद लाडो के बाग के सारे आम सोने के बन जाते हैं। लाडो को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे लाडो चिड़िया वो आम एक सुनार को बेच देती है और लाडो और उसकी माँ उस जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाती हैं। और कालू कौवा तो लाडो से डरता हुआ वो जंगल ही छोड़कर चला जाता है। और लाडो चिड़िया पूरे जंगल के पक्षियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया और कालू कौवे के घर पास पास ही थे। कालू कौवा हर समय चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में रहता और मासूम चिड़िया भी ऐसी थी कि हर बार कौवे के चक्कर में आ ही जाती। फिर एक दिन तोता रानो चिड़िया के पास आता है और कहता है, रानो, मैं गया था कल दूसरे जंगल में। मैं वापस आ रहा था कि मुझे तुम्हारी बहन मिली। रानो, तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है। वो कह रही थी कि मेरी बहन रानो चिड़िया से कहना कि एक बार मुझे आकर मिल जाए। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? कुकू भी छोटा है और सफ़र भी ज़्यादा है। कुकू तो इतना ज़्यादा उड़ नहीं सकेगा। मैं किसे कुकू के पास छोड़कर जाऊँ? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि कालू कौवे को कुकू के पास छोड़ जाती हूँ। शाम को तो वापस आ ही जाना है मुझे। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो? आज मुँह अंधेरे ही। कालू भैया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे उसकी खबर लेने जाना है। और कुकू अभी छोटा है, वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता। आप ऐसा करें कि मेरे घर आ जाएं। आप शाम तक कुकू के पास रहें, मैं शाम तक वापस लौट आऊँगी। रानो, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। मैं रह लेता हूँ शाम तक तुम्हारे घर में और तुम बेफिक्र होकर जाओ अपनी बहन की खबर लेने। और वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। कुकू, अंकल कौवे को तंग ना करना, मैं शाम तक लौट आऊँगी। मम्मा, मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं कुकू मेरे बेटे, तुम ज़्यादा उड़ नहीं सकते। मैं जल्दी ही लौट आऊँगी, तुम इधर ही रहो। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह चिड़िया, ऐसी ड्यूटी तो रोज ही लगा दिया करो मेरी। भोजन, और वो भी इतना ज्यादा। और फिर कौवा चिड़िया का सारा भोजन खा लेता है और सो जाता है। कौवा तो ऐसे सोया था कि जैसे सदियों से सोया ही ना हो। मुझे प्यास लगी है अंकल कौवे, मुझे पानी ला दो। चुप करके बैठ जाओ, क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? अगर आप बोले तो एक लगाऊंगा। और फिर कुकू सहम कर बैठ जाता है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रानो चिड़िया भी वापस आ जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। कौवे अंकल से पानी मांगा तो मुझे डांटने लगे। कौवा अंकल। कौवा खर्राटे ले रहा था। कालू, ओए कालू, मैं घर तुम्हें इसलिए नहीं छोड़कर गई थी कि सारा मेरा भोजन खाकर सो जाओ। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम कुकू का अच्छे से ख्याल रखोगे। लेकिन मेरा बच्चा प्यासे रो रहा है और तुम उसे पानी तक ना दे सके। चिड़िया, तुम्हें तो पता है भोजन खाकर मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, बस आंख लग गई थी। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, अब तुम जा सकते हो। और कौवा वहाँ से चला जाता है। मैंने भी ऐसे ही गलती की जो छोड़ गई इसे कुकू के पास। इससे तो बेहतर था कि कुकू अकेला ही रह लेता। और फिर वो माँ बेटा बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे को तो अपने घोंसले में चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका घोंसला तो कांटों का बना हुआ और टूटा फूटा था। जैसी नींद आज चिड़िया के घर आई, ऐसी नींद तो कभी आज तक नहीं आई मुझे। कितना नरम नरम है चिड़िया का घोंसला, मजा आ गया सोने में। जो भी हो, मुझे उस चिड़िया से इसका घर छीनना होगा। अब तो फिर ही मुझे नींद आएगी सुकून से। और फिर ऐसे कौवा सारी रात जाकर गुजारता है और फिर सुबह हो जाती है। अब मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे छीनूं चिड़िया से उसका घर? मैं ऐसा करता हूँ, अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वो ही कोई उपाय बताएगा मुझे। और फिर कौवा अपने मामा जी की तरफ चला जाता है।
जल्द ही कालू अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। आओ बे कालू, कैसे आना हुआ आज? मामा जी, मेरे पास में एक चिड़िया रहती है, उसका घर बहुत नरम नरम है। बस मुझे किसी तरीके से उस चिड़िया का घर छीनना है। आप कोई उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये बात है। तुम ऐसे करो, किसी तरीके से चिड़िया को इस बात पर मनाओ कि वो 2-3 दिन तुम्हें उसके घर में रहने दे, और फिर ऐसे हम कब्जा कर लेंगे उसके घर पर। वाह मामा जी, ये बात ठीक है। मैं ऐसा ही करता हूँ कि चिड़िया से कहता हूँ कि मेरा मामा जी आ रहा है, इसलिए वो 2 रातें हमें अपने घर में रहने दे। तुम ऐसे ही कहो चिड़िया से, और मैं भी शाम को आ जाऊंगा, मुझे भी आज कोई काम नहीं है। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो चिड़िया, जरा दरवाजा खोलना, मैं कालू हूँ। ये कालू फिर से कुछ शैतानी ही करेगा, मैं इसे टाल देती हूँ। कालू, कुक्कू सो रहा है, तुम जाओ, जरा ठहर कर आना, वो अभी अभी सोया है। लेकिन कौवा भी बहुत शातिर था। वो बोलता है, रानो, मेरी इज्जत का मसला है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। और फिर ऐसे रानो चिड़िया को कालू कौवे पर दया आ जाती है और वो दरवाजा खोल देती है। क्या बात है कालू, क्या हुआ तुम्हारी इज्जत को? रानो, मेरा मामा जी आ रहा है आज शाम को, और मेरा घर सारा टूटा हुआ है। बस मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में ही है। कालू, मेरे हाथ में कैसे है तुम्हारी इज्जत? तुम्हारा घर मैंने थोड़ी तोड़ा है, कोई काम तो करते नहीं हो तुम। मेरी बात तो सुन लो रानो चिड़िया, बस 2 रातें ही रहेगा मेरा मामा जी। आप मुझे और मेरे मामा जी को अपने घर में रख लें, ये बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। अच्छा, अब ज़्यादा मासूम ना बनो। ठीक है, ले आना अपने मामा जी को, लेकिन बस 2 रातें ही रखूंगी मैं। ऐसा ना हो कि तुम पक्के ही हो जाओ। नहीं रानो, मेरा मामा जी बस 2 दिन ही रहेगा। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानो, मामा जी आए हैं मेरे और तुमसे मिलना चाहते हैं, दरवाजा खोलो। आए मामा जी, आ जाए। घर तो बहुत सुंदर है चिड़िया तुम्हारा, और घोंसला कितना नरम नरम है। जी मामा जी, आप इसे अपना ही घर समझे। वो तो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो तुम्हारी तरफ चला आया। इस नकम्मे का घर तो सारा टूटा हुआ है। आप इधर ही रहे मामा जी, आप यहाँ सो जाएं। मैं भी इधर ही मामा जी के पास ही सो जाता हूँ। बहुत समय बाद मिला हूँ मामा जी से, बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे अपने मामा जी से। और वो सब बातें करते करते सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया, दाना लेने कहाँ जाती हो? इस जंगल में तो दाना मिलता नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तुम पहाड़ों की तरफ चली जाओ, वहाँ मैंने कल देखा ढेर सारे दहान के पौधे हैं। और वैसे भी इतनी दूर कुक्कू को साथ लेकर कैसे जाओगी तुम? लेकिन कव्वे, तुमने नहीं जाना भोजन लेने? अभी मामा जी सोए हुए हैं, उठेंगे तो हम भी चले जाएंगे। अच्छा, हम फिर चलते हैं। और हाँ, दरवाजा बंद कर जाना जाते हुए मेरे घर का। और फिर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। दरवाजा तो बंद होगा, ऐसे कि अब खुलेगा नहीं। और फिर वो दोनों हंसते हैं। यहाँ तो कोई भोजन नहीं है, कव्वे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और फिर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? कव्वे ने बताया था यहाँ दहान के पौधे हैं, वही देखने आए थे हम माँ बेटा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम भी पागल हो चिड़िया, इधर तो दूर दूर तक कहीं भी भोजन नहीं है। लेकिन फिर कव्वे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने तुम्हें भेजकर तुम्हारा बादशाह के लिए जमा किया हुआ भोजन चुराना होगा। वो तो था भी मेरे घर में ही। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से वहां से वापस लौटती है। मामा जी, खाओ ये चने के दाने, चिड़िया ने जमा कर रखे हैं बादशाह के लिए। कालू, हमसे तो रोज के भोजन का बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन ये चिड़िया पता नहीं कैसे जमा कर लेती है भोजन बादशाह के लिए। मामा जी, आम खाओ आम, हमें पेड़ों से क्या। और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं।
शाम होने से पहले ही रानो चिड़िया वापस लौट आती है। चिड़िया के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। चिड़िया कौवे को आवाज देती है, कालू कालू जल्दी से दरवाजा खोलो, बादल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, मुझे अपने घर की छत को देखना है। ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और मेरे घर की छत टपकने लगे। चिड़िया रानी, बात ये है कि मामा जी सोए हुए हैं, इन्हें मैं बेआराम नहीं कर सकता। तुम ऐसे करो, आज रात बाहर ही गुजार लो। शर्म करो, मेरा बच्चा है मेरे साथ, छोटा सा, और ये घर कौन सा तुम्हारा है जो मैं रात बाहर गुजारूं। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन कौवा दरवाजा नहीं खोलता। कौवे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया और मेरा घर छीन लिया। इसका मतलब तुम मान गई ये बात कि ये घर मैंने छीन लिया है तुमसे? तो जाओ फिर, इधर क्या कर रही हो? और फिर चिड़िया रोती हुई थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर वहाँ एक लकड़हारा आ जाता है। वो सीधा उस पेड़ की तरफ जाता है जिस पर चिड़िया का घर होता है और वो उस पेड़ को काटने लग जाता है। कुकू, अब मुझे पता चला कि भगवान ने आज शाम मुझे क्यों इस घर से बाहर निकाल दिया। वो देखो सामने लकड़हारा इस पेड़ को काट रहा है। मैं तो घर दोबारा बना लूंगी, लेकिन कौवा और उसका मामा इस घर में है और वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाले हैं। और फिर जैसे ही पेड़ कटता है तो चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है और कौवा और उसका मामा जी नीचे ही दब जाते हैं और फिर जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा ना करो, क्योंकि कभी कभी जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो तुम खुद भी उस गड्ढे में गिर सकते हो।